अस्सलाम वालेकुम। नॉवल कार्व डाइम बाय राबिया खान की ये किस्त नंबर 24 और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। हवा में मौजूद खन की, सूरज की लाजवाल खूबसूरत किरणें और माहौल की सुकनीत ने हर शय को ताजगी का एहसास बख्शा था। वो और हनीफा नाश्ते के बाद टीवी लाउंज में विराजमान टीवी देख रहे थे। उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी, जबकि हनीफा के चेहरे पर बेपनाह फ़ख्र। उसका ड्रामा ऑन एयर हो गया था और उसकी रेटिंग बेहद ज़बरदस्त शुमार की जा रही थी। अभी महज एक ही दिन हुआ था और लोगों का मुस्बत रद्द-ए-अमल उस ड्रामे की शोहरत को मज़ीद चार चांद लगा रहा था। खबरों, मुख्तलिफ शोबिज़ के चैनल्स और ग्लैमर एजेंसी के ऑफिशियल पेज पर उसके ड्रामे से मुतल्लिक तबसरे किए जा रहे थे। इंडस्ट्री के माहिर अफराद उस ड्रामे को सलीना के लिए एक नई और खुशाइन बुनियाद करार दे रहे थे। फैंस का रिस्पॉन्स और लोगों के मनफी रद्द-ए-अमल एक ही रात में वाज़े तौर पर तब्दील हुए थे। वो हमेशा से एक अच्छी अदाकारा थी, इस बात पर उसके दुश्मनों को भी उससे इख्तलाफ नहीं था। हनीफा ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगा लिया था, उनकी आंखें भीगी हुई थीं। मेरी बच्ची के नसीब में अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ लिखी हैं, हमेशा खुश रहो। उन्होंने उसका माथा चूमा तो उसने पुरसकून से अंदाज में अपना सर उनके सीने से टिकाए रखा। कुदरत ने उसकी तमाम तर आजमाइशों का सिला महज एक ही रात में उसे दे दिया था। इस प्रोजेक्ट के बाद क्या करने का इरादा है? दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस अब तुम्हें अप्रोच करेंगे, किसके साथ काम करना चाहोगी? उन्होंने पूछा तो उसने गहरा सांस लिया। मैंने कुछ सोचा है बाबा, वक्त आने पर आपको बताऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा तो हनीफा ने सर हिलाया। उसी पल सायरा घर के अंदर दाखिल हुई तो उन दोनों ने चेहरे फेर कर उसे देखा। उसके हाथ में बुके और केक का डब्बा था। यकीनन वो सेलिना के कामयाब प्रोजेक्ट की बात ये खबर सुनकर ही आई थी और आते साथ ही खुशी से चीखी थी। सेलिना उठ खड़ी हुई, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगाया। हनीफा उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। साथ ही उन्होंने मुलाजिम को भी आवाज़ दी ताकि वो सायरा के हाथ से सामान ले सके। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, उसे खुद से लगाए वो बोली तो सेलिना मुस्कुरा दी। फिर उसे अपने साथ लिए लाउंज तक चली आई। उसका फटा होंठ देखकर सायरा को मज़ीद तशवीश हुई थी। ज़ख्म चूँकि खासा गहरा नहीं था तो वो महज हल्का सा जामनी दिख रहा था। ये उन जाहिल लोगों ने किया है ना? उसने सायरा के सवाल पर गहरा सांस लिया था, फिर सर इस बात में हिलाया। हाँ। तुमने केस क्यों नहीं किया उन पर? अदालतों में घसीटो जलील लोगों को, अल्लाह पूछेगा मनहूसों से। बेस्ट फ्रेंड मोड से निकलकर वो अम्मा वाले मोड में दाखिल हो चुकी थी। सेलिना ने उसके हाथ पर हाथ रखकर धीरज रखने का इशारा किया था। जाने दो, ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त ज़ाया करने से क्या फ़ायदा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द किया है, तुम भी उसे सपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ। वो इतने ठंडे पुरसकून से अंदाज में बोली थी कि हनीफा लम्हे भर को हैरान हुए। सायरा और उनकी निगाहों का तबादला बेसाख्ता था। क्या तुमने उन्हें मुआफ़ कर दिया है? उनके पूछने पर वो आहिस्ता से सर इस बात में हिलाने लगी। जी बाबा, मैंने उन्हें मुआफ़ कर दिया है, हर जुल्म और हर कोताही पर। इसके बावजूद भी कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा सलूक जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। सायरा को उसकी दरिया दिली एक आंख नहीं भाई थी। वो टीवी के जानिब देखते मुस्कुराने लगी। उसकी कामयाबियों के बारे में हर चैनल पर गुफ्तगू की जा रही थी। एक वक्त था जब लोग उसे जलील और रुस्वा कर रहे थे और एक ये वक्त था कि वही लोग अब उससे फिर से आसमानी दुनिया पर बिठाने के लिए बेताब थे। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ ठहरी थी। मैंने सबको मुआफ़ कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद उनकी स्याहियों के बायस आलूदा नहीं रख सकती। मैंने दिल में बोझ व अदावत रखकर अपना कीमती वक्त और तमन्नाई उनमें से किसी पर भी ज़ाया नहीं करना चाहती। वो पहले ही मुझे अंदर से बहुत खा चुके हैं, मैं उन्हें अपना आप मज़ीद नहीं खाने दे सकती। उसकी बात पर वो दोनों ही चुप से हो गए थे, फिर यूं ही टीवी की जानिब देखने लगे। कुछ पल बाद सायरा की आवाज़ उभरी। तुम मुआफ़ कैसे कर सकती हो? इंसान ही हो ना तुम, या कोई आसमानी फरिश्ता? और वो भी इख्तियारी हंसती थी। बहुत सोचो विचार के बाद भी सायरा को इदराक ना हो सका कि वो ऐसे लोगों को मुआफ़ करने की हिम्मत कहाँ से ला सकती थी। तुम लम्हे भर को खामोश हुई तो मुझे लगा कि शायद मेरी बात तुम्हें समझ आ गई है। उफ़ है सायरा, वो हंस हंस कर सुर्ख हो रही थी। हनीफा ने उसे बहुत दिनों बाद खुश देखा था। वो ख्वाह मुखाही मुस्कुराने लगे थे। सायरा भी डिठाई से हंसी। मुझसे ऐसी बातें समझने की उम्मीद रखी भी कैसे तुमने? वाकई मैंने भी तुमसे ऐसी उम्मीद रखी भी कैसे। उसी पल दरवाजे में अरमान और सलमान नमूदार हुए थे। सलमान के हाथ में फूल थे और अरमान के हाथ में मिठाई। वो दोनों भी यकीनन सेलिना को उसके ड्रामे की कामयाबी पर मुबारकबाद देने आए थे। खैर यकदम ही भरा भरा सा लगने लगा था। सलमान अब हनीफा के साथ बैठे उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अरमान ने भी उसे मुबारक सलामत से नवाजा। निगाह सायरा पर पड़ी। अब वो खुशगवारियत से ऊपर को उठे।
मुस्कुराहट आप ही आप लोगों पर घुलने लगी। सायरा ने उसे एक निगाह देखा, उसके मुस्कुराते अंदाज पर वो गुलाबी हुई थी, साथ ही सर भी झटका। सेलिना ने उन दोनों की जानिब बारी बारी देखा, फिर सायरा की जानिब झुकी। आज अरमान हैंडसम लग रहे हैं ना? हाँ ना, क्या? यकदम मुस्कुरा कर कहती सायरा चौंकी थी। वो हंस पड़ी। उसके बेसाख्ता कहकहे पर घर वाले उसे देखने लगे थे। उसने जल्दी से लबों पर हाथ रखकर खुद को मजीद हंसने से रोका था। सायरा का चेहरा, उफ। आप कब आई बेटा? सुलेमान ने सायरा की जानिब देखकर पूछा था। जी बस कुछ देर पहले ही आई हूँ अंकल, सेलीन को मुबारकबाद देने। निगाह फिर से अरमान पर फिसली, रुखसार गुलाबी हुए। क्यों देखता था वो इतने प्यारे अंदाज से? उसने निगाहें फेर ली थीं। मान लो कि वो हैंडसम लग रहा है, सेलिना ने फिर से झुककर कहा था। सायरा ने उसे आंखें दिखाई। उसका आंखें दिखाना अरमान ने देख लिया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर रुख टीवी की जानिब फेरा। कल यासिर को क्या हुआ था? हनीफा ने यकदम ही पूछा तो सब चौंके, सुलेमान और सेलिना सबसे ज़्यादा। अरमान ने हनीफा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ था उसे? ठीक तो वापस आया था वो? पता नहीं, जब मेरे ऑफिस आया तो बहुत उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था, जैसे सारी दुनिया से खफा हो। तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी क्या सेलीन? उन्होंने यकदम ही ठहर कर पूछा था। उसने लब खोले, फिर बंद कर लिए, फिर खोले। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस उससे अपने लाएअमल के लिए मुआफ़ी मांग रही थी। मिनमिनाती सी आवाज़ उभरी। पता नहीं फिर कहाँ से दरमियान में वली अहमद आ गया। ये जुमला सुलेमान ने मुकम्मल किया था। उसका चेहरा गले तक सुर्ख हुआ था। अरमान, सायरा और हनीफा अब सुलेमान की जाने वजाहत तलब नज़रों से देख रहे थे। वो गड़बड़ाए। वली अहमद कौन है ये? कोई नहीं हनीफा, तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है, उन्होंने कहा तो हनीफा को मज़ीद तजस्सुस हुआ। उसी पहर सेलिना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने यहाँ से उठने में ही आफियत जानी थी। आप लोग बैठे, मैं सबके लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ ज़रूर, हम आज तुम्हारे हाथ की चाय पी कर ही जाएंगे, सुलेमान ने एकदम ही खुश होकर कहा था। सायरा भी उसके साथ उठकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। फिर उसे कोहनी से थाम कर अपनी जानिब घुमाया। तुम्हारी यासिर से लड़ाई हुई है? हाँ थोड़ी सी। उसके लहजे में हल्का सा अफसोस भी था। सायरा ने बगौर उसका चेहरा देखा। किस बात पर? मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने कहा कि नहीं करता। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं वली अहमद को उससे ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो नाराज़ होकर चला गया। क्या? हाँ। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद अफसोस हो रहा था। सायरा यकदम हंसती थी। सेलिना ने बदमज़ा होकर उसे परे धकेला और फिर चाय बनाने के लिए मुड़ी। साथ ही राजा को भी आवाज़ दी, मज़ीद लवाजमात के लिए हदायत दी। सायरा अब तक हंस रही थी। हंस लो तुम। मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर वली अहमद के जिक्र पर इतना ऑफेंड क्यों हुआ? हो सकता है वो राजदराना तौर पर तुम्हें पसंद करता हो या तुमसे मोहब्बत करता हो। बिल्कुल ख्वाब में आपके, उसने सर झटका था। या हो सकता है कि वो यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेकर आता ही हो, वो मज़ीद बोली थी। साथ ही उसकी हालत से हिस्स भी उठा रही थी। सेलिना ने उसे एक नज़र पलट कर देखा था। बिल्कुल, क्यों नहीं, देखो कहीं दरवाजे में तो नहीं खड़ा वो मिठाइयाँ लेकर। उसी पहर सरदार ने अपना गलफ लगा सफ़ेद कुर्ता शलवार जेबतन किया था। फिर खुद को आईने में देखा। परफ्यूम बेदरिया खुद पर छिड़का। साथ ही उन्होंने मीसम को भी आवाज़ें दी थी। यासिर को कहा तुमने सफ़ेद कुर्ता पहनने? जी कह दिया। अगले ही लम्हात में सरदार और मीसम लाउंज में सफ़ेद कुर्ते जेबतन किए उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो कमरे से बाहर निकला, साथ ही कलाई में घड़ी बांधने लगा। धुले धुलाई से बालों को एक जानिब जमाए सफ़ेद कुर्ते में वो तरोताज़ा सा लग रहा था। लेकिन फिर यकदम ही सरदार और मीसम को देखकर चौंका। वो दोनों निगाहों पर से चश्मे चढ़ाए, गर्दन अकड़ाए, संजीदा चेहरों के साथ उसके मुंतज़िर लग रहे थे। उसने आगे बढ़कर उन दोनों को बगौर देखा। हम तीनों कहाँ जा रहे हैं दादा? किसी भी प्लॉट ट्विस्ट के बगैर मुझे अभी से बता दें। दादा ने उसकी जानिब नहीं देखा। आहिस्ता से उठ खड़े हुए मीसम को इशारा किया। वो इशारा समझकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। तुम्हारा स्याह चश्मा कहाँ है? क्या ये ड्रेस कोड का हिस्सा है? उसे उलझन हुई थी। गुस्ताख, आज कोई बहस नहीं। उसने चारों नाचार निगाहों पर ग्लासेस चढ़ा लिए। मैं बता रहा हूँ दादा, तीनों कार्टून लग रहे हैं। सरदार और मीसम बहुत संजीदा थे। आज वो एक अहम काम करने जा रहे थे। वो उसके साथ ज़रा भी नरमी नहीं दिखाना चाहते थे। वो फ्रंट सीट पर आ बैठा। ग्लासेस के पीछे छुपी आंखों में अब वाज़ेह तशवीश थी। सरदार उसके साथ वाली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहे थे। पीछे मीसम बैठ रहा था। उसने निगाहों से चश्मा उतार कर उन्हें देखा। मुझे बताएं तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? दादा ने उसे देखा, यानी वाकई देखा। गुस्ताख, चश्मा पहनो, जलाल से कहा तो उसने डर कर चश्मा पहन लिया। क्या हुआ यार, आप लोग ये सुबह सुबह कौन सा ड्रामा परफॉर्म करने जा रहे हैं?
उसे अब के बाकायदा परेशानी होने लगी थी। अगर अगले 2 मिनट में तुमने कार स्टार्ट नहीं की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी यासिर आलम। दादा की तंबीह पर वो उन्हें चंद पल देखता रहा, फिर समझकर सर हिलाया, कार स्टार्ट की। अब बताएं कहाँ जाना है? हनीफा के घर। उसका पैर यकलख्ती ब्रेक पर जा पड़ा था। पीछे सीट में बैठे मीसम का चश्मा झटके से गाड़ी रुकने से बेसाख्ता ही फिसला था। उसने हाथ उठाकर फौरन उसे दुरुस्त किया। उसने भी अपनी ग्लासेस उतारकर बेयकीनी से उनकी जानिब देखा। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ऐनक लगाओ बेवकूफ़। उसने उफ कहकर दोबारा ग्लासेस लगा लिए थे। दादा बताएं तो सही। एक और सवाल और तुम जायदाद से आग कर दिए जाओगे। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी थी। अब के कानों से वाज़े तौर पर धुआं निकला था। चेहरे पर तशवीश सी फैली थी। मेरा ख्याल है कि आप एक दफ़ा मुझे इस जायदाद से आग कर ही दें, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरे अंदर से जायदाद का बचा हुआ खौफ भी निकल जाएगा। उसने जलकर कहा था। अब के सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो आज बहुत खुश थे। लबों पर उभरती मुस्कुराहट बमुश्किल दबा रखी थी। अगले कुछ लम्हात बाद वो हनीफा के घर में दाखिल हो रहे थे। मीसम को इशारा किया तो वो पिछली सीट पर रखा मिठाई का टोकरा उठा लाया। ये मिठाई किस खुशी में है? अब कि वो बुरी तरह चौंका था। सेलिना की कामयाबी की खुशी में। और किस लिए? वो दोनों आगे बढ़े तो उसे मर्दाना क्या करता कि मुस्ताक उनके पीछे बढ़ना पड़ा। उनके अंदर बढ़ते ही घर में बेसाख्ता ही खुशी की एक लहर सी उठी थी। किचन से बाहर की जाने बढ़ती सेलिना दादा को देखकर चौंकी थी। उसने पलटकर बेख्तियारी सायरा को देखा था। खिलाफ तवक्को वो हैरान नहीं लग रही थी और उसे हैरान न देखकर सेलिना चौंकी थी। दादा अब मुस्कुराकर हनीफा और सलमान से बात कर रहे थे। ऐनक उतार कर साथ रख ली थी। खुशी थी कि चेहरे से फूटी पड़ रही थी। फिर वो उसे देखकर मुस्कुराई। वो भी जवाबन मुस्कुराई थी। उसी पल यासिर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर ग्लासेस लगे थे और वो सफ़ेद कुर्ता शलवार में बहुत जाजिब नज़र दिख रहा था। उसके आने पर यकदम ही लाउंज में अजीब सी रौनक उतर आई थी। अरमान ने उसे ख़ास अपने पास जगह दी। वो नासमझी से सबका ऐसा वालहाना अंदाज देख रहा था। उसी पल सायरा ने उसे अपने साथ लिया और कमरे की जानिब बढ़ाई। उसका जहन माऊफ हो रहा था। उसने उसे कमरे के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका लिबास गुलाबी था और उस लिबास का दुपट्टा रेशमी। उसने गुलाबी दुपट्टे को उसके सिर पर डाला। सेलिना उसे बेयकीनी से देख रही थी। कुछ था जो उसे हैरान कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है सायरा? वो उसे देखकर मुस्कुराई थी। फिर उसे गले लगाया जोर से। आंखों में यकदम ही जाने की नमी सी उतरी थी। बाहर लाउंज का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। यासिर खामोश था। ग्लासेस उतार कर हाथ में पकड़ लिए थे। उसे सेलिना की तरह किसी की वजाहत दरकार नहीं थी। वो समझ गया था सरदार अब क्या बात करने वाले थे। अरमान ने उसके अतराफ में बाजू फैला रखा था। उसने महज गहरा सांस लिया था। हनीफा के अलावा सबको पता था कि वो क्या बात करने वाले थे। कुछ देर मामूल की गुफ्तगू के बाद वो जैसे मुद्दे पर आते हुए कहने लगे, हम सेलिना का रिश्ता लेने आए हैं हनीफा, यासिर के लिए। उन्होंने कहा। अंदर वो अब तक सायरा के सामने बेयकीनी से इस्तीदा थी। वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं यासिर के लिए। उसके लब अध खुले रह गए। गुलाबी दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा दमक रहा था। शहद रंग आंखों में बेयकीनी, हैरत, इस्तेजाब सब था। सारे जज्बात गडमड हो रहे थे। हनीफा पहले चौंके फिर सीधे हो बैठे। सलमान और सरदार की आसूदा मुस्कुराहटें उन्हें कुछ और ही दास्तान सुना रही थीं। वो लाजवाब हो चुके थे। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? सरदार ने पूछा। हनीफा की आंखें भीगने लगीं। उन्होंने अगले ही पल सर इस बात में हिलाया था। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है सर, लेकिन मैं सेलिना से एक दफ़ा पूछना चाहता हूँ। बेशक, हम यहीं बैठे हैं, तुम अपनी तसल्ली कर लो। वो उठे और फिर उसके कमरे की जानिब बढ़े। वो अब बेड पर विराजमान थी। उन्होंने दरवाज़ा धकेला और उसकी जानिब देखा। उस सादा से अंदाज में भी कितनी प्यारी लग रही थी वो उन्हें। सायरा उसके कंधों पर दोनों हाथ रखे उसके साथ ही खड़ी थी। हनीफा आगे बढ़ाए, उसके सामने रखी कुर्सी खींच बैठे। उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो बेटा? उसका हलक आंसुओं के बाइस भारी हो रहा था। उसे जाने किस बात पर रोना आ रहा था। चंद पल वो उसे देखते रहे। जी बाबा, उसने कहा। आंखों से आंसू भी टूटे। क्या सारी जिल्लत का सिला आज इतने बड़े इनाम के साथ मिल रहा था उसे? वो आगे बढ़े, उसका सर चूमा, उसे खुद से लम्हे भर के लिए लगाया। उनकी आंखों में भी नमी थी। सायरा भी रोने लगी थी। अभी तो आई थी रौनक ज़िंदगी में मेरी, अब ये रौनक किसी और घर का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं तुम्हें अपने घर से रुखसत करूंगा, अपनी छत से। वो उनसे लगी रोने लगी थी। उसे थपक कर वो बाहर चले आई। सरदार ने उनका चेहरा बगौर देखा। उस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है।
और अगले ही पल मुबारक सलामत की सदाएं उभरी थीं। हनीफा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। वो मुस्कुराया था। वो अब उसे थपक रहे थे। फिर सलमान ने उसे गले लगाया। साबित हुआ कि वो वली को इतना पसंद नहीं करती जितना तुम्हें करती है। वो उनकी सरगोशी पर दिलावेजी से हंस दिया था। फिर सरदार ने उसे गले लगाया। बायस मुसर्रत उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। मेरा कोल्ड बदलिहाज होता, यकीन नहीं आ रहा किसी लड़की ने तुमसे शादी पर हामी भर ली है। उनके कहने पर सब हंस दिए थे। फिर उसे अरमान ने गले लगाया। रिश्ता मुबारक हो यारा। बस ये बताओ कि ये सब प्लान कब किया था? उसने उससे लगे ही पूछा था। वो हंस दिया। जब तुमने ठा दरवाज़ा मारकर दादा को कहा था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड सेलिना के साथ ही खाना खा ले, और वो बेबसी से मुस्करा दिया था। लाउंज में मिठाइयों की बहुतायत सी लग गई। मीसम निगाहों पर ऐनक अब तक लगाए हुए था। साथ साथ वो और राजा सबको मिठाई भी खिला रहे थे। उसी पल कमरे से सायरा की साथ सेलिना भी चली आई थी। उसके सर पर मौजूद गुलाबी दुपट्टा आपके कंधों पर आ गिरा था। बाल हाफ बंधे थे। एक लट रुखसार पर भी झूल रही थी। दादा ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ बिठा लिया था। वो अब सबकी जानिब से दी गई रिश्ते की मुबारकबाद पर मुस्कुरा रही थी। सामने बैठा यासिर बस उससे ही देख रहा था। उसकी नज़रें फिर से उसकी झूलती लट में उलझने लगी थीं। कुछ था कि उसने बेबसी से अपना हाथ सर के पीछे फेरा था। उसकी एक लट उसे परेशान कर रही थी। उसी पल सेलिना की निगाह उसकी जानिब उठी और अगले ही पल झुक गई। वो उसके ऐसे अंदाज पर गुनग रह गया था। क्या वो हमेशा से इतनी ही खूबसूरत थी? वो हैरान हो रहा था। अरमान ने उसके सामने हाथ लहराया। वो चौंका, फौरन निगाह फेरी। अब मुझे एक और अहम बात करनी है, सरदार ने यकदम ही कहा तो सब फिर से उनकी जानिब मुतवज्जे हुए। मिठाई की चाशनी अब तक जुबान में घुली हुई थी और वो सब उनसे किसी और खुशगवार मुतालबे की उम्मीद लिए उन्हें देख रहे थे। यासिर भी उन्हीं की जानिब देख रहा था। उन्होंने अगले ही पल हाथ उठाकर साथ बैठी सेलिना के सर पर हाथ रखा था। वो मुस्कुरा रहे थे और बकौल दादी के वो वाकई टॉम क्रूज जैसे वजी दिख रहे थे। मैं इसी हफ्ते अपने बच्चों का निकाह करना चाहता हूँ, अपने सफ़ेद महल में। हनीफा फिर से चौंके। यासिर भी चौंका। सेलिना और उसकी निगाहें बेसाख्ता उलझी थीं। सायरा पुरजोर सी मुस्कुरा रही थी। सरदार ने उन सबको रात ही अपने तमाम लाए अमल से आगाह कर दिया था। उन्हें उनकी किसी बात पर हैरत नहीं हो रही थी। अरमान ने उसे पुरजोश होते देखा तो मुस्कुरा कर रह गया। लेकिन सर, इतना जल्दी? हनीफा के कहने पर सरदार ने कंधे उचकाए थे। अब हमारी बेटी हमें अजीज़ है तो हम आजिज़ हैं। निकाह सादगी से किया जाएगा, सेलिना की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक। उन्होंने लम्हे भर को उसकी जानिब शफकत से देखा था। वो बेयकीन थी। जब ये मेरे पास रहने आई थी तब इसने मुझे बताया था कि अपनी शादी कैसे करना चाहती है। मैं बिल्कुल इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ये शादी अरेंज करवा रहा हूँ। उनके कहने पर अब सब सेलिना की जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगे थे। वो सब के देखने पर लम्हे भर को गड़बड़ाई थी। जी दादा ठीक कह रहे हैं। मुझे बेजा फजूल खर्च नहीं करना अपनी शादी पर। एक सादा लेकिन बरकत वाला निकाह। रुखसती पर उन बच्चों के साथ खाना खाना जो सारा साल भूख की अजियत से बिलखते रहे हों। सब कुछ सादगी से, बग़ैर किसी शोर शराबे और बेचैनी के, सुकनीयत से भरपूर। वलीमे के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो दादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसने मजबूती लेकिन नरमी से कहा था। हनीफा को उस पर आज से पहले कभी इतना फ़ख्र नहीं हुआ था। वो एक एक्ट्रेस थी, एक ऐसी इंसान जो दिन रात तेज़ रोशनियों और पैसे की चमक दमक के दरमियान काम करती रही थी। उससे ऐसी सादगी की तवक्को उनमें से किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि यासिर को भी नहीं। वो बस रुखसार पर 2 उंगलियां टिकाए उसे कदरे फुर्सत से तक रहा था। वो मानता नहीं था लेकिन वो उससे इस पहर मुतासिर हुआ था। बस तो फिर ठीक है, वलीमा यासिर अपने अंदाज से कर लेगा, बाकी रुखसती और निकाह सेलिना की मर्जी से होगा। सरदार ने कहकर हनीफा की जानिब देखा तो वो मुस्कुराए। आज वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। जैसा आपको ठीक लगे सर। तय करें इस हफ्ते निकाह, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त का बहुत प्यारा बेटा है यासिर। मुझे इस जल्दबाजी पर क्या एतराज़ हो सकता है? हनीफा की बात पर सलमान मुस्कुराए थे। ठीक है, और रुखसती तुम हमें इसी हफ्ते दोगे। रुखसती और वलीमा हम एक ही दिन करेंगे, कोई एतराज़? सरदार तो सारे फैसले करके आए थे। यासिर ने तो अब हैरान होना भी छोड़ दिया था। सेलिना ने बेसाख्ता ही चेहरा उठाकर सायरा की जानिब देखा था। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जानती थी सेलिना इतनी सारी खुशियाँ प्रोसेस नहीं कर पा रही। जी सर, मंजूर है। हनीफा इस दफ़ा जवाब देते हुए हंस दिए थे। उनके साथ सरदार भी हंसे थे। अरमान ने उसे कोहनी का टहूका दिया तो उसने लम्हे भर को उसे देखा। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें खुशी नहीं हो रही, उसने ज़रा झुककर कहा था। यासिर ने उसे देखा, फिर उसकी जानिब हल्का सा झुका।
मेरा बस चले तो मैं इसे आज ही रुखसत करवा के ले जाऊं। और अरमान लम्हे भर को गुनग होकर उसे देखता रह गया था। वो बेनियाजी से कहकर अब फिर से रुखसार पर उंगलियां रखे गुलाबी लिबास वाली लड़की को देख रहा था। तुम्हें तो अच्छी नहीं लगती थी, उसने कदरे जताकर दबी दबी सी सरगोशी की थी। अब लग रही है ना, ज़रा मुतासिर हुए बगैर डिठाई से कहा तो अरमान हंस दिया। मीसना। मिठाइयाँ खाई जा चुकी थीं। लाउंज में कई दफ़ा कह कहे गूंजे थे खुशकपियाँ, सफ़ेद रोशन सी सुबह, गुलाबी जोड़े में मलबूस सरदार की किसी बात पर हंसती हुई एक लड़की, सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस इंतहाई फुर्सत से उसे तकता हुआ एक लड़का। घर आज से पहले इतना मुकम्मल नहीं लगा था। फिर सब छूट गए। हनीफा और सलमान को एजेंसी के लिए निकलना था, अरमान को भी ऑफिस जाना था, यासिर को भी एजेंसी जाना था, मीसम को घर के काम करने थे। सायरा अलबत्ता सलीना के लिए आज ख़ास फरागत लेकर आई थी। सरदार उठ खड़े हुए, फिर हनीफा से इजाज़त तलब की और बाहर की जानिब यासिर और मीसम के साथ बढ़ाए। हनीफा और सलमान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए थे। अरमान भी उठ खड़ा हुआ। वो और सायरा भी सबके पीछे ही सरदार को सी ऑफ करने आगे बढ़ रहे थे। लगे हाथ हो आपको भी रुखसत करवा लूँ, उसने साथ चलती सायरा को कहा था। खबरदार, सोचिएगा भी मत। मैंने सलीना की शादी का बहुत इंतज़ार किया था, अब मैं इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करूँगी। क्या आपको अपने दोस्त की शादी का इंतज़ार नहीं था, उसने ज़रा हैरत से पूछा। लड़कों को सिर्फ अपनी शादी का इंतज़ार होता है सायरा जी, और उसके बरजस्तगी से कहने पर वो बेसाख्ता हंसती थी। सलीना उन दोनों की नोक झोंक को पीछे से तक रही थी, लबों पर हल्की सी शीरीं मुस्कुराहट भी थी। फिर यकदम एक ख्याल आने पर उसने अपनी सफ़ेद हथेलियों को निगाह झुका कर देखा था। अब उन हथेलियों पर वाक़ियतन यासिर के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। उसका पूर पूर महकने लगा था। जुम्मे को उनका निकाह तय कर दिया गया था। जुम्मे को आने में अभी 3 दिन बाकी थे। हनीफा और उसके ऐसे कोई ख़ास मेहमान थे ही नहीं जिन्हें वो दावत देते। महज सायरा थी जो हर दिन आ जाया करती थी। वो भी आफ्टर शूट्स और इंटरव्यूज़ में मसरूफ़ थी। महज शाम में ही फारिग होती। एक शाम वो यूं ही अपने शॉपिंग किए नए कपड़ों को उलट पलट कर देख रही थी जब सायरा उसके कमरे में झांकी। उसे बगौर देखा। इतने दिन हो गए यासिर से बात नहीं हुई, अब मुझे वो याद आ रहा है। उसके कहने पर सायरा की आंखें एकदम ही चमकी थीं। वो अंदर चली आई। सलीना जो आईने के सामने खड़ी थी उसे कंधों से थामा। सब्ज आंखों में ढेरों संजीदगी उभर आई। पता है, जब रिश्ते की बात तय हो जाए तो होने वाले शौहर से मुलाकात नहीं किया करते, ना उसे देखते हैं ना ही उसे खुद को देखने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों में नासमझी उभरी। क्यों? उसकी बहुत गंभीर वजह है। सायरा ने चेहरा कुछ और संजीदा बना लिया। सलीना अपलट कर उसे बगौर देख रही थी। और ऐसी क्या वजह? कहते हैं कि अगर निकाह से कबल दुल्हन को देखा जाए तो वो शौहर को निकाह के बाद इतनी खूबसूरत नहीं लगती, वो उसे आम सी लगती है। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। सायरा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। वाकई तुम मजाक कर रही हो ना? उसे तो सच में परेशानी लाहक हो गई थी। बिल्कुल। क्या तुम यासिर के सामने आम लगना चाहती हो? क्या तुम उसके सामने खूबसूरत नहीं लगना चाहती? वो चंद पल उसे खाली खाली नज़रों से देखती रही थी। ये इंकशाफ उसके लिए नया और चौंका देने वाला था। सायरा ने कमाल अंदाज से उसे यकीन दिलाया था। अगले दिन वो छोटे से बागीचे में हाथों को मिट्टी में लुथेड़े पौधों के लिए ताज़ा मिट्टी गूंद रही थी। माली भी उसके साथ ही मौजूद था। वो उसकी हदायत पर भाग भाग कर सामान ला रहा था। जंप सूट में मलबूस, सर पर फूलदार रुमाल बांधे, रुखसार पर झूलती लट लिए वो मसरूफ़ सी दिख रही थी। आज उसे काम से फरागत हासिल थी और हनीफा ने भी उसे बाहर निकलने से मना किया था। निकाह में महज 2 दिन रह गए थे। वो गुनगुनाती हुई मशगूल थी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। काम तकरीबन हो ही गया था। वो उठ खड़ी हुई, फिर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ आई। अंदर से कोई उसी पल बाहर निकला था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के साथ खाकी रंग की पैंट पहने, फाइल पर चेहरा झुकाए। उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। बेदहानी में कदम उठाती सलीना भी इख्तियार किसी से टकराई थी। फिर यकदम ही डरकर पीछे हुई। सामने वाले ने भी बेयकीनी से चेहरा उठाकर देखा था। तुम कब आए? यासिर को अपने सामने देखने की तवक्को नहीं थी उसे। वो उसे देखकर लम्हे भर को ठहरा था। निगाहें उसके चेहरे पर भटकीं। रुखसार, माथे और थोड़ी पर मिट्टी लगी थी, सूखी सूखी सी। वो जो कुछ कहने लगा था रुक सा गया। वो उसके ऐसे देखने पर ठटक गई थी। फिर कुछ याद आने पर जल्दी से अपनी मिट्टी वाले हाथ उसकी आंखों के सामने किए। तुम मुझे अभी नहीं देख सकते, तेजी से कहा। क्यों? बस नहीं देख सकते? कोई वजह तो होगी ना? उसने उसके हाथों को सामने से हटाने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। सायरा ने कहा है कि जो लड़कियां निकाह से पहले अपने होने वाले शौहर को देखती हैं वो उन्हें निकाह के बाद इतनी खूबसूरत नहीं लगती, वो उन्हें आम सी लगती हैं।
अंदाज बहुत संजीदा था। सामने खड़े गार्ड ने गहरा सांस लिया था। और तुमने इस वजह पर यकीन कर लिया? वो हैरान भी नहीं हुआ था, सादा से लहजे में पूछ रहा था। अगर हमने एहतियात नहीं की और मैं तुम्हें शादी के बाद इतनी खूबसूरत ना लगी तो? हाथ अब तक उसकी आंखों के सामने थे। यासिर को हंसी आई। तुम्हें और कितना खूबसूरत दिखने से लीना, मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी खूबसूरती हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इतनी काफ़ी है मेरे लिए। इसलिए अगर तुम मेरे देखने से थोड़ी सी कम खूबसूरत भी हो गई तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। साथ ही उसने जेब से रुमाल भी निकाला था। फिर उसके हाथों को नीचे किया और हाथ आगे बढ़ाकर उसकी पेशानी पर लगी सूखी मिट्टी को साफ करने लगा। तुम क्यों आए थे? सेलिना उसे रोक नहीं पाई। वो अब उसके रुखसार पर लगी मिट्टी साफ कर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो रोज़ यही करता हो। चीफ ने बुलाया था, एक अहम फाइल चाहिए थी उन्हें, कुछ डिस्कस भी करना था। और तुम चले आए? ज़रा नहीं सोचा कि अगर मैं शादी के बाद तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो क्या होगा? वैसे भी मैं तुम्हें इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती हूँ। एक बात तो बताओ, तुम तो किसी और लड़की को पसंद करते थे ना, वो जो जूलिया से ज़्यादा खूबसूरत थी। अब तुम मुझसे अचानक से शादी कैसे कर रहे हो? सायरा की बांधी पट्टी आंखों से हटी तो उसे देखकर बहुत सी बातें याद आईं। वो उसी सुकून से अब उसकी थोड़ी पर लगी मिट्टी साफ कर रहा था। मुझे लगता है मैं उसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो मुझे जूलिया से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कुछ था उसके बोझल से लहजे में कि वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हटी थी। आंखों में बेयकीनी सी उतरी। धूप के पास उसकी आंखें शहद का गाढ़ा सा समंदर लग रही थीं। वो मिसमराइज हुआ था। रुमाल वाला हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। तुम तो किसी और लड़की के बारे में। और लबों पर अगले ही पल उसके अल्फाज दम तोड़ गए थे। दुनिया रुक सी गई थी। एजेंसी की वो छत, वो भीगी सी रात, वो बातें। उसे लगा वो गलत मतलब अखज़ कर रही है। वो 2 कदम चलकर करीब आया, फिर उसकी थोड़ी पर रुमाल रखा, होले से मिट्टी साफ की। निगाहें अलबत्ता उसकी बेयकीन आंखों पर जमी थीं। मैंने तो वाज़े अल्फाज में कहा था, तुमने ही समझने में देर कर दी। तुम उस रात मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसका हलक खुश्क हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपना रुमाल जेब में रख लिया। उसे देखा, फाइल वाला हाथ नीचे किया और दूसरा हाथ जेब में अड़सा। एक कदम आगे बढ़ा तो वो बेख्तियारी पीछे हुई। तुम्हारे बरक्स मैं लोगों से ऐसी बातें गलती से नहीं किया करता। वो अब तक आगे बढ़ रहा था और सेलिना कदम कदम पीछे जा रही थी। तुम उस रात वाकई मेरे बारे में बात कर रहे थे? अंदाज, आंखें, आवाज़ बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो उसकी मुताज्जब आंखों को बेहद शौक से देख रहा था। कदम अब भी यूं ही बढ़ा रहा था और वो पीछे जा रही थी। मुझे जूलिया कभी खूबसूरत नहीं लगी, ना ही कभी कोई और लड़की अच्छी लगी। मुझे बस एक ही लड़की अच्छी लगी थी जो मुझे इस्तेमाल कर रही थी और जिसके हाथों से मैं 1000 दफ़ा इस्तेमाल होकर भी उसे माफ़ कर सकता हूँ। जिसकी हील्स टूट जाने पर मैं उसे अपने जूते नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए हील्स चुरा कर ला ज़रूर सकता हूँ। जिसे मैं बग़ैर थके पैरों देख सकता हूँ। ये वही लड़की है जिसके दूर जाने के ख्याल पर मुझे लगता है मैं खाली हो जाऊँगा। जिसके मेहंदी लगे हाथ मुझे बहुत पसंद है। न सिर्फ मेहंदी लगे। वो लम्हे भर को ठहरा था। उसके मिट्टी से लुथड़े हाथों को देखा, फिर निगाहें उसकी आंखों तक उठीं। बल्कि उसके ये मिट्टी लगे हाथ भी मुझे उतने ही अजीज़ हैं। सेलिना की पुश्त बिल्कुल दीवार से जा लगी थी। वो सांस रोके उसे देख रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? जुबान अटकी, अल्फाज खुश्क हलक से निकल नहीं पाए। उसने मुस्कुराहट दबाई थी। अंदर जाकर सोचना कि मैं क्या कर रहा था। और उसकी बात पर सेलिना के दोनों रुखसार गुलाबी हुए थे। वो अगली कोई बात किए बगैर ही साथ से निकलता चला गया। वो जाने कितने पैर वहीं हिस्तीदा रही। मालिक की आवाज़ देने पर उसे एहसास हुआ कि वो दाखिली रविश पर खड़ी है। वो उसी ट्रांस में अंदर चली आई थी। हनीफा ने उसे चेहरा घुमाकर देखा। वो कमरे से बाहर निकल रहे थे। तुमने क्या चेहरे पर भी बागबानी की है? जी, उसने यकदम ही गायब दिमागी से चौंक कर कहा था। हनीफा ने उसके हाथों और चेहरे की जानिब इशारा किया। क्या किया ये? उसने यूं ही दीवार की आईने में अपना सिरापा देखा था। शौक से आंखें फैली। या अल्लाह, मैं कब से ऐसी लग रही थी। उफ, क्या हुआ? हनीफा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। बाबा, मैं कब से ऐसी लग रही थी क्या? आवाज़ में शदीद सदमा था। कैसी? वो उसकी बात समझ नहीं पाए थे। ऐसी। उन्होंने उसे सर से पैर तक देखा। मुझे तो प्यारी लग रही हो और इस जंप सूट में तो और भी अडोरेबल लग रही हो। क्या हुआ? लेकिन वो अपने कमरे की जानिब भाग गई थी। पीछे कार ड्राइव करता वो अब तक मुस्कुरा रहा था। फिर सर झटका। हद है इस लड़की से।
نکاح میں محض ایک دن رہ گیا تھا۔ آج سائرہ نے ڈھولکی رکھی تھی، سلینا کے ہاتھوں پر مہندی لگنی تھی۔ لاؤنج کے صوفوں کو ذرا پرے کھسکا کر درمیان میں بچھے قالین پر لڑکیاں دائرہ بنائے بیٹھی تھیں۔ سلینا ایک جانب صوفے پر براجمان تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی۔ سائرہ کی کسی بات پر وہ ہنس بھی رہی تھی۔ آج حنیفہ نے سردار کو بھی بلایا تھا، سلمان بھی چلے آئے تھے، البتہ ارمان ڈیوٹی پر تھا، وہ نہیں آ سکا۔ اسے کل نکاح کے لیے ویسے بھی چھٹی چاہیے تھی۔ ایک جانب رکھے صوفوں پر وہ تینوں براجمان باتیں کر رہے تھے، گاہے بگاہے لڑکیوں پر نگاہ بھی ڈال لیتے جو سلینا کو کسی بات پر تنگ کر رہی تھیں۔ سائرہ سب سے زیادہ پیش تھی، وہ لڑکیاں بھی اسی کی دوستیں تھیں۔ دادا، یاسر کے کیا حالات ہیں؟ سائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے دادا کو میں نے خیزی سے ہانک لگائی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے تھے، ایجنسی کے کام، مصروفیات، کیسز، سچ شکر کہ وہ کل ایجنسی نہیں جائے گا۔ انہوں نے قدرے بدمزہ ہو کر کہا تو سائرہ ہنسی، پھر سلینا کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سائرہ سے کچھ بعید نہیں تھا، اسی پہر کوئی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سب نے گردنیں پھیر کر یکبارگی اس جانب دیکھا۔ شگفتہ سامنے موجود تھی۔ حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے، ڈھولکی رک گئی۔ لڑکیاں چپ ہو گئی تھیں، وہ آگے بڑھائی تھی۔ سلینا نے رخ پھیر لیا، کچھ پل بعد وہ ادھوری مہندی لیے اس کے سامنے کمرے میں براجمان تھی۔ شگفتہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ کیا تم اس شادی سے اتنی زیادہ خوش ہو سلین؟ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ماں، اگر آپ پھر سے بدمزگی چاہتی ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلی دفعہ میں آپ کی تمام غلط فہمیاں دور کر چکی تھی۔ وہ چند پل اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا تم اپنی ماں کو نکاح میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دو گی؟ اس نے یکلختی چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ شرکت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں اپنی بیٹی کے نکاح میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے حنیفہ نہیں بتایا تمہارے نکاح کا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس اہم دن پر کسی بھی قسم کی کمی محسوس ہو۔ وہ تمہیں اس گھر سے بالکل کسی نارمل لڑکی کی طرح رخصت کرنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت اچھا باپ ہے۔ سلینا اسے چند پل دیکھتی رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور اس سے آ لگی۔ میں آپ کو مس کر رہی تھی ماں، کوئی بھی انسان آپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ شگفتہ نے گہرا سانس لے کر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں تو چہرے آنسوؤں سے دھلے دھلائے سے لگ رہے تھے۔ باہر موجود نفوس نے یکدم ہی سکون کا سانس لیا۔ سائرہ نے ڈھولک سنبھال لی تھی، اب وہ لڑکیوں کے ساتھ مل کر گا رہی تھی۔ سلینا دوبارہ درمیان میں آ بیٹھی تھی، اس کی ادھوری مہندی مکمل کی جا رہی تھی۔ شگفتہ اب سردار سے نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ اسی پیر سفید محل میں وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا، جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر پہنے مصروف سا۔ اگلے ہی پل میسم نے دروازے پر دستک دی تھی، پھر اسے دھکیل کر ہلکا سا اندر جھانکا۔ بڑی بیگم صاحبہ آئی ہیں۔ اس کے ہاتھ یکدم ہی ٹھہر گئے تھے، ایک پل کے لیے چہرہ پھیر کر میسم کی جانب دیکھا۔ انہیں کہہ دو دادا نہیں ہے گھر پر، وہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ جو پھر سے کام کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا، اگلے ہی پل ٹھہر سا گیا۔ کچھ لمحات بعد وہ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ سردار نے جانے کون سے ملازمین کو شہر سے بلوایا تھا، وہ گھر کو سفید پھولوں سے سجا رہے تھے۔ ایک جانب جالی دار پردے بھی رکھے تھے، چاندنیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب پر ایک نگاہ ڈال کر مہمان خانے کی جانب بڑھایا تھا۔ سلطانہ اسے صوفے پر بیٹھی نظر آئی، سیاہ لباس میں ملبوس، نک سک سے تیار۔ وہ یا تو کسی ایونٹ میں شرکت کرنے جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تو تم آخرکار شادی کر رہے ہو؟ جی، کیوں ملنا چاہتی تھیں آپ مجھ سے؟ وہ اسے دیکھتی رہی، لبوں پر تکلیف دہ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ بروکن فیملیز کے بچے شادیوں کے بعد اکثر خوش نہیں رہتے یاسر، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم خوش رہ سکو گے؟ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، البتہ سوال بہت تلخ تھا۔ وہ بغیر اثر لیے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھ سے یہ بات کرنا چاہتی تھیں؟ میں نے تم سے ایک اہم سوال پوچھا ہے، اگر تمہارے پاس اس کا واضح جواب نہیں تو یقیناً میری پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں اب کے زخمی سی دکھ رہی تھیں۔ اپنی اولاد کے بارے میں والدین کو ایسی پیشن گوئیاں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بروکن فیملیز کے بچے اکثر شادیوں کے بعد خوش نہیں رہ سکتے۔ پچھلی زندگی کا زہر ان کی اگلی زندگی میں گھلنے لگتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس زہر کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ لیکن ماما، ہر دفعہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس زہر آلود چکر کو کسی ایک انسان کو تو توڑنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چکر میری نسلیں تباہ کر دے، میں اس چکر کو روک دوں گا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کا زہر اپنی اگلی زندگی میں گھلنے نہیں دوں گا۔ میں وہ سب غلطیاں کبھی نہیں کروں گا جو آپ نے اور بابا نے کی تھیں۔
سلطانہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ویسی ہی رہی۔ اس نے حلق سے بہت سی گرہیں نکل کر اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ تم کبھی اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہ دہراؤ۔ وہ آگے بڑھی اور پھر یاسر کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ وہ جیسے سن ہو گیا تھا، نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ سلطانہ اب جھک کر اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ ساکت رہا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر یاسر کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ میں تمہیں یہاں مبارکباد دینے آئی تھی یاسر، اس رشتے سے تمہیں بدظن کرنے نہیں۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ میری نسل میں بھی کوئی بھی ٹاکسک پیٹرن داخل ہو۔ میں تمہارے بابا سے بہت پیار کرتی تھی بچے، لیکن اس نے وقت پر میری قدر نہیں کی۔ میں نے بھی انعام میں اس کی قدر کرنا چھوڑ دی، لیکن میں تمہیں بھول گئی۔ میں اس سب کو بھول گئی تھی کہ میرا ایک بیٹا میرے لمس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ میں نے کوتاہی کی، میں نے بہت بڑی کوتاہی کر دی، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں بیٹا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی تو یاسر کرنٹ کھا کر اٹھا، ساتھ ہی دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے بھی اٹھایا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آج وہ کسی بھی طرح معافی کے بغیر یہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ یہ اب کیا کر رہی ہیں ماں؟ کچھ اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ مجھے اس لڑکی نے آ کر بتایا کہ تم مجھے بہت پہلے معاف کر چکے ہو، کچھ ہی دنوں میں مجھے قبول بھی کر لو گے۔ میرا دل امید کی شمع کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرا وجود حیران اس بات پر مصر رہتا ہے کہ تم مجھے کبھی نہ کبھی تو قبول کر ہی لو گے۔ کیا تم مجھے اپنی اس نئی زندگی میں بحیثیت ماں قبول نہیں کر سکتے یاسر؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بے تحاشا آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ اسے لگا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ انہیں خالی خالی سا دیکھنے لگا تھا۔ کیا آپ سے سلینا نے کہا تھا کہ میں آپ کو جلد قبول کر لوں گا؟ اس نے بہت دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ سلطانہ نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف پہ یک وقت ہلکورے لینے لگے تھے۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جب سب نے کہا کہ اس نے تمہیں استعمال کیا تو مجھے بالکل بھی ناگوار نہیں گزرا تھا، کیونکہ وہ تمہیں کبھی جان بوجھ کر تکلیف دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جو بھی کیا انجانے میں کیا تھا۔ آپ میری اس سے شادی کے خلاف نہیں ہیں؟ سلطانہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ رخساروں پر موجود آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا۔ وہ پہلی بار غیر جانبداری سے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ سلینا مظہر سے زیادہ محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ اسے لگا کہ واقعی سلینا سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کر سکے گا۔ کیا میں ایک دفعہ، بس ایک دفعہ تمہارے گلے لگ سکتی ہوں؟ اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ اسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر آج وہ اسے انکار کر دیتا تو شاید بابا اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ بابا کیا، اسے تو سلینا بھی معاف نہیں کرتی۔ اس کے حلق میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ وہی چھوٹا سا یاسر بن گیا تھا۔ سلطانہ اگلے ہی پل اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے جانے کیسے اس کے آس پاس اپنے بازو لپیٹ دیے۔ دل میں جیسے کوئی چبھن باقی نہ رہی۔ اندر داخل ہوتے سردار اپنی ہی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر بہت بے یقین تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا یاسر، بہت زیادہ۔ وہ بلند آواز سے رو رہی تھی۔ یاسر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سلطانہ کو خود سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یکدم ہی کسی کی ہچکیوں پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سردار دروازے میں سیدھا آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ اف، میں نے یہ منظر دیکھنے کے لیے جانے کتنی دعائیں کی ہیں میرے بچوں۔ وہ آگے بڑھے اور ان دونوں کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے۔ یاسر ہنس دیا تھا۔ سلطانہ بھی روتے روتے ہنستی تھی۔ دادا کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ان دونوں کو سمیٹ سکتے۔ یاسر نے ان دونوں کو اپنے طاقتور ہاتھوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تینوں ہی رو رہے تھے۔ بابا کہیں دور کھڑے اداسی سے مسکرائے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں خوشیاں تھیں، سکون تھا، محبت تھی۔ اوکے جی، تو اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ کتنا مزے کی ایپیسوڈ تھی۔ سب اچھا ہو رہا ہے۔ سلینا کی مدر بھی راضی ہو گئی ہیں اور وہ خود ہی آئی ہیں، جبکہ مجھے لگا تھا کہ یہ جائیں گے ان کو راضی کریں گے۔ ماما بابا کی آپس میں کیمسٹری اچھی نہیں تھی نا، یہ مسئلہ تھا۔ تو دونوں ہی بروکن فیملیز سے تھے۔ اور یاسر اسے پسند کرتا ہے یہ تو پتا تھا، لیکن وہ کیوں نہیں پھر اسے شادی کرنے کا کہہ رہا ہوتا کہ سردار کو اتنا وہ گیم کھیلنی پڑی۔ سلینا اور یاسر کی مزے کی کیوٹ سی ہیں سینز، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک سافٹ سا رومانس۔ اور اب بس اگلی ایپیسوڈ میں ان کی شادی انجوائے کریں گے۔ یہ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔